आ गया भाई। चैट ऑन करो, चैट ऑन करो भैया। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। परिश्रम बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही टेक्निकल समस्याओं के साथ ही साथ मैं भी यार जाम में फंस गया था। हाँ, आज पता नहीं कुछ यहाँ पर कानपुर में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से बहुत भीड़ है। इतना रश, मैं अपने घर से समझ लो यहाँ तक आने में 40 मिनट पहले ही मैं निकल लेता हूँ नॉर्मली। लेकिन भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊं। कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्टीमेटली क्लास हम लोग की स्टार्ट हो गई है। यस यस यस, फाइनली। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कह रहे सर हनुमान चालीसा का पाठ जो है रोज कर लिया करो। यार रोज सुबह कर लेते हैं, अब मैं सोच रहा हूँ शाम को भी करना स्टार्ट कर दूं, है ना। यहाँ स्टूडियो में आने से पहले एक बार मैं चालीसा का पाठ कर लिया करूं तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। सही है। वॉइस लैग, ये लैग, वो लैग, कोई लैग नहीं है भाई। सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। राम राम बेटा, राम राम। आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना। ठीक है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग करेंगे कुछ धुआंधार क्वेश्चंस, ताकि थोड़ा सा ऊपर वाला माला हिल जाए आपका, है ना। और उसके बाद थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस यानी कि फ्रिंज विड्थ के बारे में पढ़ेंगे। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चंस फिर से करने हैं, तो आज भैया दो दो बार क्वेश्चंस लिखा है, यानी आज के सेशन में क्वेश्चंस हम लोग एकदम दबा के करने वाले हैं। और उसके बाद सस्टेन्ड इंटरफेरेंस यानी कि इंटरफेरेंस अगर कंटिन्यूअसली बनाकर रखना है तो क्या करना पड़ेगा। यस, ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है भाई। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीज मैं आपको याद दिलाता हूं। मैंने आपको इंटरफेरेंस में यह पढ़ाया था कि अगर दो लाइट वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटी I1 और I2 है, ठीक है, जब ये इंटरफेयर कर रही होती है तो बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई के बराबर। राइट। ये मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा था। आई होप ये आप सभी को याद होगा यार, है ना। वेरी गुड अंजलि पांडे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आप लोगों को याद होगा। अब देखो यार, कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों को यह कहा जाता है कि भैया I1 I2 के बराबर है। तो अगर कभी भी बेटा I1 I2 के बराबर हो, जो कि I0 के बराबर अगर हो, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन है, इफ I1 I2 आर इक्वल, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा I0, ये भी बन जाएगा I0, ये बन जाएगा 2 टाइम्स I0 इंटू I0 इंटू कॉस फाई। तो I की वैल्यू आ जाएगी 2I0 प्लस 2 टाइम्स I0 कॉस फाई। यहां से अगर आप 2I0 कॉमन कर लो बेटा तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस फाई। राइट। तो ये इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला हो गया, दैट इज 2I0। सर जी वॉइस लैग हो रहा है, सर जी इंटरनेट लैग हो रहा है। थोड़ा तुम लोग भी चालीसा का पाठ किया करो अपने अपने घर पे, है। पावर बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। यहां से भी पावर बढ़ाते हैं, तुम उधर से भी पावर बढ़ाओ, तब ये लैग वैग नहीं होगा। तुम लोग खुद तो नहाते नहीं हो साल साल भर, तो चालीसा का पाठ करोगे कैसे, है ना। हाँ हाँ, खुद तो नहाने से रहे तुम लोग, नालायकों। देखो पलक उपाध्याय कह रही है उनके फोन में तो सर वॉइस एकदम चकाचक आ रही है, ऑडियो वीडियो सब एकदम परफेक्ट आ रहा है। ये बस वही लोग हैं जिनके ऊपर कृपा बरस नहीं पा रही है, वही लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कि सर जी जो है थोड़ा सा लैग आ रहा है। हाँ, अरे तो नालायको, साल दो साल में एक आध बार नहाया करो, चालीसा पढ़ा करो, या अल्लाह को याद किया करो, है ना।
गुरु नानक की पूजा किया करो, कुछ तो किया करो नालायको, कुछ तो किया करो। तो I इज इक्वल टू 2I0 1 प्लस कॉस फाई। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर यार मैं यहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करूं, तो cos 2 थीटा हमारा जो होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, नहीं नहीं -1 के बराबर होता है। हाँ देखा, जहां थोड़ा सा डांटो सब सही हो जाता है। हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो एक कह रहा सर जी ठंडी बहुत है सर जी, कौन नहाए। अरे नालायक, अभी तो ठंडी शुरू भी नहीं हुई है भाई। जब ठंडी शुरू हो जाएगी तब तो हमें लगता है बस ठंडी के पहले नहाओ और उसके बाद सीधे ठंडी के बाद नहाओ, उसके बीच वाला जो मामला है वो सब भगवान भरोसे, है ना भाई। ठीक है ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर। इस 1 को इधर भेज दे तो बन जाता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। ये फॉर्मूला। अब सोचो यार, अगर लिखा है 1 प्लस cos फाई, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1 प्लस cos फाई कैन बी रिटन एज, जब यहां पे 2 थीटा है तो यहां थीटा है, अब अगर यहां पर फाई है तो यहां पर बेटा 2 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2, बोलो ऐसा आ जाएगा। अरे बोलो भाई, ऐसा आ जाएगा ना। अगर ऐसा आ जाएगा तो इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी 2I0 टाइम्स 2I0 टाइम्स 1 प्लस कॉस फाई, और 1 प्लस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस फाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो अल्टीमेटली इंटेंसिटी की वैल्यू बेटा निकल करके आ गई है 4I0 कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2 के बराबर। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ऐसा कहा जाए कि I1 इंटेंसिटी I2 इंटेंसिटी के बराबर है, अगर I1 I2 के बराबर है तो बेटा वहां पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। क्लियर, ठीक है भाई। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ये वाला फॉर्मूला हमारा निकल कर आ जाएगा अगर इंटेंसिटीज आपस में दोनों केसेस में बराबर है तो। अब आ जाओ जरा प्रश्न को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लेमडा। कह रहे जब पाथ डिफरेंस लेमडा के बराबर है तो वहां पर इंटेंसिटी के बराबर है। अच्छा सर ठीक है, जब पाथ डिफरेंस लेमडा है तो इंटेंसिटी के बराबर है। फाइंड इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 3 एंड लेमडा बाई 2। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझो। देखो यहां क्वेश्चन में वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जिससे यह पता चल जाए कि यार I1 जो है वो I2 के बराबर होगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन की भावनाओं को समझना पड़ता है, कई बार क्वेश्चन की भावनाओं को समझना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर भी हमें क्वेश्चन की भावनाओं को समझना पड़ेगा। कहेंगे सर मैं अपनी भावना की भावनाएं तो समझ नहीं पाता हूं, मैं क्वेश्चन की भावनाएं कैसे समझूंगा, लेकिन यही तो है। अच्छा अच्छा ठीक है भाई दिव्यांश, कोई बात नहीं, तुम ना बताओ, चलेगा चलेगा चलेगा, दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो भैया हमें अल्टीमेटली जो है क्या निकालना है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की भावनाएं, है ना। तो क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हुए, हाँ क्वेश्चन की हाँ क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हुए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इंटेंसिटी के किस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, वो यही वाला फॉर्मूला है। जब I इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 हम लोग यूज करेंगे तभी इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला भाई साहब
नहीं है, राइट। तो क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हुए I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2 इसको हम लोग यूज करेंगे, राइट। अब इसको यूज कैसे करेंगे? जब पाथ डिफरेंस लेमडा के बराबर है तब वहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू k के बराबर है, राइट है। तो आ जाओ जरा इसको निकालते हैं यार यहां पर, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ फेज डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर फेज डिफरेंस पता है एक सैम सिद्धू साहब कह रहे हैं सर जी क्या ऐसे लिखना? अरे भाई ऐसा ना लिखना प्रभु, ये सिर्फ मेरी और आपकी भावनाएं हैं, हाँ इसको ऐसे ना लिखना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा लिख सकते हो। ये भावनाएं ये मन की है ना, अंदर की भावनाएं हैं, इसको लिखने का नहीं, राइट, इसको समझने का खाली। देखो बेटा मैंने आपको ये पढ़ाया था पिछली क्लास में कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन होता है। फेज डिफरेंस जो है वो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस के बराबर होता है। तो कह रहे हैं जब पाथ डिफरेंस लेमडा के बराबर है, तो पाथ डिफरेंस अगर लेमडा के बराबर है तो जरा चेक कर लो, फेज डिफरेंस जो हमारा है दैट विल बी 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, वो भी लेमडा, लेमडा से लेमडा जाएगा कट और वैल्यू आ जाएगी 2π के बराबर। जब वैल्यू 2π आ गई तो हम भी यहां 2π रखेंगे। जैसे ही 2π रखेंगे इंटेंसिटी की वैल्यू आने वाली है 4I0 टाइम्स कॉस स्क्वायर 5/2, है ना। 5 2π के बराबर है, 2π अपॉन 2 कर दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये बेटा वैल्यू आ जाएगी 4I0 कॉस पाई। कॉस 180 की वैल्यू बताओ जरा कितनी होती है? कॉस 180 की वैल्यू जल्दी से बता दो कितनी है पढ़े लिखे लोगों? कॉस 180 की वैल्यू बताओ कितनी है? कॉस 180 -1 के बराबर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो अल्टीमेटली 1 ही आएगा। यानी कि इंटेंसिटी सॉल्व होकर कितनी आएगी भैया? 4I0 के बराबर। और वो जो 4I0 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इंटेंसिटी इज k यूनिट्स, राइट है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई, इसको एक कोने में धर दो, अब आ जाओ यहां पर सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि भाई इंटेंसिटी बता दीजिए जब पाथ डिफरेंस λ/4 के बराबर है। अगर पाथ डिफरेंस λ/4 है तो बेटा सबसे पहले आ जाओ फेज डिफरेंस निकालो कितना है। तो फेज डिफरेंस कितना होगा? दैट इज 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस है भैया λ/4 के बराबर। लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, वैल्यू 2π/4 यानी कि π/2 आ जाएगी। तो इंटेंसिटी की वैल्यू बन जाएगी 4I0 स्क्वायर कॉस 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। तो 5 की वैल्यू खुद π/2 थी, तो ये बन जाएगा बेटा π/4, राइट है। π/4 कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 का होल स्क्वायर कर दोगे तो वैल्यू 1/2 आ जाएगी। 2 से 2 को काट देंगे तो वैल्यू 2I0 आ जाएगी। अगर ये k के बराबर है तो 2I0 अगर तो 2I0 अगर लिखना है तो यार क्या इसको k/2 लिखना पड़ेगा बेटा? तो फर्स्ट केस में इंटेंसिटी कितनी निकल करके आ गई भाई? 2I0 के बराबर, यानी कि k/2 इंटेंसिटी आ गई। राइट है क्या? क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आ गई है? आर्यन भाई लव यू। क्या ये बात समझ में आ गई है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों? नहीं सर इतने नन्हे मुन्ने तो है नहीं। प्रियांशी करे सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर बताओ क्या करें, कहां जाके प्राण त्याग दें हम अपने? बेटा प्रियांशी पहले ये बताओ तुमने इसके पहले के लेक्चर्स देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अगर देखे हैं तो समझ में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। नहीं देखे हैं तो पहले पीछे जाओ, है ना, वहां से देखो, राइट है। ठीक है ठीक है ठीक है। सेकंड केस में और आ जाओ, तुम्हें बताते हैं जब पाथ डिफरेंस λ/3 होगा सर तो क्या होगा बेटा? अगर पाथ डिफरेंस λ/3 है तो उसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस हमसे कहा जा रहा है कि λ/3 के बराबर है,
राइट। पाथ डिफरेंस अगर लेमडा बाई 3 है ना, लेमडा बाई, कुछ लोग जो है कॉमेडी करते रहते हैं चैट में, तो ये बन जाएगा भैया 2 पाई अपॉन 3 के बराबर, राइट। तो यहां पर बेटा इंटेंसिटी हमारी कितनी निकल आएगी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ना 4I0, 4I0 कॉस स्क्वायर पाई/2। जब पाई/2 करोगे यानी कि 5/2 करोगे तो ये 2 कट जाएगा यार, तो ये पाई/3 बन जाएगा, यानी cos 60 बन जाएगा बेटा। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा, 4 कट जाएगा तो वैल्यू केवल I0 आ जाएगी। अगर ये 4I0 है के बराबर, तो भाई साहब ये जो I0 है वो k/4 आ जाएगा क्या। तो सेकंड पार्ट का बेटा आंसर हमारा कितना आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया है, दैट इज इक्वल टू k/4। सही है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम तरीके का है। तीसरा पार्ट देखो, जब पाथ डिफरेंस लेमडा/2 का होगा तो बेटा फेज डिफरेंस निकालेंगे 2 पाई/लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस जो कि लेमडा/2 का है, लेमडा से लेमडा कटेगा, 2 से 2 कटेगा, केवल बचेगा भैया पाई। तो इंटेंसिटी आ जाएगी बेटा 2I0, 2 था नहीं 4 था, 4I0 कॉस स्क्वायर पाई/2। तो कॉस पाई/2 यानी कॉस 90 जीरो होता है, तो ये इंटेंसिटी भी कितनी हो जाएगी भैया, 0 के बराबर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, कॉस 90 0 के बराबर, तो इंटेंसिटी भी कितनी हो जाएगी बेटा, 0 के बराबर, राइट है, 0 के बराबर। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ गई, 0। अब जल्दी से बता दो कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, लेकिन आंसर वही लोग करना जिनके पास ऊपर वाला माला हो, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड है जिनके ऊपर वाले माले में कुछ है। जिनका खाली हो वो लोग ना करना भाई आंसर, है ना। डाउट चेक करते भैया, डाउट चेक करते। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुप के इस दिल में तन्हाई पलती है। जल्दी से जवाब दे दीजिए। मुकेश कह रहे हैं सर आप स्टूडियो कितने बजे आते हैं। मुकेश भाई मैं आ जाता हूँ यार, क्लास से ये मान के चलो 20-25 मिनट पहले मैं बड़े आराम से आ जाता हूँ। मैं अपने घर से लगभग 40-45 मिनट पहले निकल लेता हूँ क्लास के लिए कि कभी भी देर ना हो, इसीलिए 20-25 मिनट पहले ही आ जाता हूँ। लेकिन यार आज ऐसा भयंकर जाम लगा था, तो मेरे को बड़ा अच्छा अंदर से आज फील आया, मुझे एक इंस्पिरेशन भी आया, मेरे को एक साइकिल ले लेनी चाहिए और चौकस साइकिल चलाते हुए मैं चला आया करूँ स्टूडियो तक। क्योंकि कार से भाई आने में इतनी भयंकर, मतलब आज कार का ड्रॉबैक मेरे को फील हो गया कि कार ना होती साला तो हमें साइकिल से चला आता सही रहता। 35% लोगों को समझ में आया है, 25% लोगों के माले में गोबर भरा है, लेकिन कोई बात नहीं, उन 25% लोगों को भी मैं समझा के ही मानूंगा। तो अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन, आस्था करिए सर जी लास्ट स्टेप नहीं आया। अच्छा बेटा बता देते हैं, लास्ट स्टेप में यार कुछ है ही नहीं, हमें भी नहीं आया। 4I0 कॉस स्क्वायर फाई होता है बेटा 5/2, पाई की वैल्यू अगर पाई है तो पाई/2 करोगे, कॉस 90 जीरो होता है, जीरो का जो स्क्वायर है वो भी जीरो होता है, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितनी बन गई, 0 के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर। भाई यार तुम लोग को मेरी कार बार सब पता है। ठीक है ठीक है ठीक है। Find the ratio of intensities of the 2 points P and Q on a screen in Young's double slit experiment when waves from the sources S1 and S2 have phase difference of pi/3 and pi/2 respectively. कुछ लोग फिर से हैं बेचारे, संतोष कह रहे हैं सर जी फिजिक्स हार्ड लग रही है।
बेटा हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, जब दिमाग अगर सही चल रहा है, राइट ट्रैक पे, चीजें अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो सब सही है। नहीं तो एबीसीडी भी एक समय था जब हार्ड लगता होगा आपको, है ना भाई? हाँ ठीक है। अच्छा डाउट देख ले, डाउट देख ले। पहले क्वेश्चन में इतने भयंकर डाउट्स आ गए हैं। पहला डाउट देखिए कितना शुभ शुभ डाउट है। कह रहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। इस डाउट के लिए पूरी कायनात आपको जो है आशीर्वाद देगी मेरे साथ, है ना? कालू सपना पांडे कह रहे सर इंटेंसिटी कैसे निकालें ये नहीं आया। कह रही सर इंटेंसिटी कैसे निकालें ये नहीं आया। तो फिर आया क्या? क्वेश्चन में इंटेंसिटी तो निकालनी थी। जब बेटा क्वेश्चन में इंटेंसिटी ही तो निकालना था, और क्या आया फिर तुमको? कह रही सर केवल इंटेंसिटी नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, इंटेंसिटी देखो मैंने आपको वैसे नॉर्मली मैंने फॉर्मूला देखो इंटेंसिटी का क्या सिखाया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ठीक है बेटा, यही फॉर्मूला होता है, एकमात्र फॉर्मूला। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी I1 और I2 दोनों के बारे में कुछ भी ना दिया जाए तो वहां पर I1 I2 को बराबर मान करके सॉल्व करते हैं। जब दोनों को बराबर मान लेंगे बेटा तो इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2 के बराबर, राइट? अब यहां पर अगर फेज डिफरेंस तुम्हारा फाई है, अगर फेज डिफरेंस फाई है, तब इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतनी आती है। यानी इंटेंसिटी फेज डिफरेंस पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन में हम लोगों को फेज डिफरेंस ना दे करके क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस बोला। कह रहा है कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है तब जरा आप बता दो कि इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बेटा इंटेंसिटी के लिए तो अपने को फेज डिफरेंस चाहिए, तो पहले मैं इस पाथ डिफरेंस को कन्वर्ट करूंगा फेज डिफरेंस में। कैसे कन्वर्ट करूंगा? फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा बाई 4 थी, हमने उठा के रखा लैम्डा बाई 4। ये देखो यहां पर जैसे ही हम लोग लैम्डा बाई 4 उठा करके रखेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे इस वाले केस में, तो पहले फेज डिफरेंस निकल कर आएगा लैम्डा बाई 2। वो फेज डिफरेंस हम लोग यूज कर लेंगे, राइट? पाई बाई 2 करोगे, पाई बाई 2 पहले से था, और बाई 2 करोगे तो पाई बाई 4 होगा। ये बने cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है, स्क्वायर करोगे 1 बाई 2 आएगा, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके के ये वाला और ये वाला पार्ट है बेटा, ठीक है? ये हमारा पहला क्वेश्चन था आज का। फिर आया दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन अ स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दो जगह पर इंटरफेरेंस हो रहा होगा, वहां पे कह रहा है इंटेंसिटीज का रेशियो बता दीजिए। इंटेंसिटीज का रेशियो बता दीजिए अगर फेज डिफरेंस पाई बाई 3 और पाई बाई 2 के बराबर है। तो देखो बेटा यहां पर भी वही बात है, कंसीडरिंग I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0, दोनों को मैं बराबर मान रहा हूं। अगर बराबर मान रहे हैं तो इंटेंसिटी जो होती है उसकी वैल्यू बेटा कितनी आई? इट्स वैल्यू इज 4I0 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2। ठीक है, देखो इंटेंसिटी का यही वाला फॉर्मूला निकाला था, 4I0 cos स्क्वायर पाई बाई 2। इसी फॉर्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो पिछली बार पाथ डिफरेंस दिया था तो हमें मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ा। जब पाथ डिफरेंस गिवन था तो हमें मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ा था, ठीक है? इस बार फेज डिफरेंस इसीलिए सीधे सीधे दे दिया है। अगर फेज डिफरेंस दे दिया है तो आप जरा चेक करो। जब फेज डिफरेंस कह रहा है पाई बाई 3 के बराबर है तो इंटेंसिटी I1 मान लेते हैं, दैट इज 4। इंटेंसिटी को चलो I मान लेते हैं, दैट इज 4I0 cos स्क्वायर। यहां पर फेज डिफरेंस पाई बाई 3 है, सीधे सीधे धरेंगे बेटा, पाई बाई 3 बाई 2 यानी पाई बाई 6 बन जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया 4I0 इंटू कॉस पाई बाई 6 यानी cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है ना √3/2, तो √3/2 का बेटा हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इस 2 से ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बिकम बेसिकली इट विल बिकम √3 का स्क्वायर 3I0। ठीक है, इस 4 से ये वाला 4 हट जाएगा। सेकंड केस में इंटेंसिटी I डैश मान लेते हैं, दिस विल बिकम 4I0 cos स्क्वायर पाई बाई 2 है बेटा, का भी आधा करोगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इट विल बी 4I0 cos पाई बाई 4, cos 45 1 बाई √2 होता है, उसका भी होल स्क्वायर। तो बेटा 4/2 होगा यानी कि 2I0 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इस बार कि I1 और I2 दोनों इंटेंसिटीज का रेशियो बता दो भैया। तो इसकी वैल्यू है 3I0, नीचे वाले की वैल्यू है बेटा 2I0, दोनों कट पिट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 के बराबर। बोलो
अभी ये बात सही है? अब समझ में आया बेटा? अब बेटा शालू बेटा अब समझ में आया है क्या? गौरव कह रहे सर आई को के क्यों बोला? अबे भाई क्वेश्चन वाले का मन यार, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पर हम डाउट नहीं उठा सकते। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटेंसिटी को के बोल दो तो हम के मान लेंगे, बोल देगा इंटेंसिटी को पप्पू मान लो तो हम पप्पू मान लेंगे, बात खत्म हो गया, हमें उससे कोई मतलब भाई नहीं है। जो कहेगा क्वेश्चन में अगर बोला इंटेंसिटी के है तो यार के मानो, पी बोलेगा पी मान लेना, उसमें तुम्हें क्या टेंशन है यार? तुम लोग हर चीज में टेंशन लेते हो है? सर आज क्लास लेट लगी तो क्लास कब खत्म होगी सर, आज बताना जरा सर प्लीज। बेटा दीक्षा देखो, वैसे नॉर्मली मैं क्लास लेता हूँ 6:15 से 8 बजे तक, लेकिन आज क्लास क्योंकि 30 मिनट देर से शायद स्टार्ट हुई है, इसलिए हम लोग 9 बजे तक क्लास चलाएंगे, है ना? हाँ सर, मैं इस लाइव क्लास में बैकलॉग फिनिश करके पहुंचा हूं और रिवाइज नहीं करा है अब तक चैप्टर। आप स्ट्रेटजी बता दो, अब से मोटिवेट होके बैकलॉग फिनिश करके और अब जो कहोगे वो करूंगा, बस आप अब बता दो, बोर्ड में फोड़ूंगा। अच्छा ठीक है। आर्यन भाई, आर्यन ने बड़ा तगड़ा डाउट पूछा है। आर्यन भाई साहब आप जगह हैं, ये कोई डाउट है भाई? है? इन्हीं डाउट्स के लिए तुम लोग जो है मेरा जबरदस्ती जो है लगे रहते हो, सर डाउट खोलो, सर डाउट खोलो, सर डाउट खोलो। ये भी कोई डाउट है? ये कह रहे हैं आर्यन भाई कि सर मैं अब जगह हूं, अब बताओ स्ट्रेटजी बताओ। यार हर मूवमेंट पर कोई स्ट्रेटजी होती है क्या? है? सर मैं नवंबर में जगा हूं, नवंबर से लेकर के सर फरवरी तक की एक स्ट्रेटजी बताओ। कुछ बच्चे अभी अगले महीने जगेंगे, वो कहेंगे सर हम दिसंबर में जगे हैं, सर अब बताओ स्ट्रेटजी। तो हाउ टू टॉप इन बोर्ड एग्जाम्स इन 2 मंथ्स, राइट? फिर उसके बाद कोई आएगा सर मैं पेपर वाले दिन बस जस्ट अभी उठाऊं सर, सर 10 बजे पेपर है मैं 6 बजे उठाऊं, बताओ स्ट्रेटजी बताओ। ऐसा नहीं होता भाई। आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, जितना समय आपके पास है उसके हिसाब से आप उसको यूटिलाइज करते रहिए, यही स्ट्रेटजी है भैया। और आपके लिए स्ट्रेटजी आप खुद ही बना सकते हैं, कोई और नहीं बनाएगा, राइट? देखो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको गर्लफ्रेंड बनवाने के लिए किसी ने स्ट्रेटजी बताई हो, कोई ऐसा नहीं है। इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है जो स्ट्रेटजी सिखाता हो, पता चले इस चीज की कोचिंग चलती हो, हाउ टू मेक गर्लफ्रेंड्स, नहीं है। ऐसे ही बॉयफ्रेंड्स के लिए भी नहीं है भैया, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं, वो तो अपने आप कर लेते हो, है? उसमें कभी नहीं पूछते हो सर बताओ ये इसकी स्ट्रेटजी बताओ सर ये कैसे होगा, वो तो नहीं पूछते हो यार। उसका जुगाड़ तो तुम अपने हिसाब से लगा लेते हो जैसे भी करके, है? गर्लफ्रेंड को पिज्जा खिलाना है, आपकी जेब में पैसा नहीं है, उसका जुगाड़ आप कर लेते हैं, वो तो कोई नहीं सिखाता है ना? तो आज जब पढ़ने की बात आती है तब तुम लोग काहे स्ट्रेटजी पूछते हो यार? अपना दिमाग लगाओ, जितना समय तुम्हारे पास है, जितने चैप्टर्स तुम्हारे बचे हैं, जितने बजे तुम सुबह उठ पाते हो, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी चलेगा ना यार। कोई और तुम्हें कैसे बताएगा स्ट्रेटजी? इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है भाई। और हर चीज के लिए स्ट्रेटजी नहीं चाहिए तुम्हें, पढ़ने की स्ट्रेटजी चाहिए होती है। ये सब बहाने हैं बेटा, और कुछ नहीं है। सर मेरा चैट नहीं चल रहा, नहीं पोल चल रहा, ये डाउट है? गधों में ये डाउट वाला सेक्शन ही मैं बंद करा दूंगा। ये क्लास में ये डाउट है सर, डेली 10 न्यूमेरिकल नहीं लगाता हूं फिर भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं मुझसे, पता नहीं कैसे। अब ये देखो ये डाउट है, ये जो है ये 10 न्यूमेरिकल नहीं लगाते इनसे फिर भी न्यूमेरिकल बन जाता है, इनका डाउट है? भाई तुम जय मां भद्रकाली करते होगे, क्या बताएं अब हम। बन जाता अच्छी बात है, मैं इसमें बताने वाली क्या बात है यार, तुम लोग गजब के हो यार। चलो यार पढ़ाई करते हैं आगे, ठीक है? थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। अब थोड़ा सा माहौल को सीरियस कर लीजिए और थोड़ा अच्छे से, हाँ वो देखो एक आ गया, कह रहा सर 2 घंटे में आईआईटी कैसे फोड़े हाँ एक और आ गया, कह रहा सर मेरा दिल टूट गया है, दोबारा प्यार नहीं होगा। अबे प्यार दोबारा नहीं, तिबारा भी होगा, चौबारा भी होगा, तुम टेंशन ना लो अभी। हाँ होता रहता है, कोई इसमें इशू नहीं है। चलो गधों, एक तो वैसे ही जो है आज क्लास जो है लेट हो गई है, ऊपर से तुम लोग और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की बात करते हैं। अब सुनो मेरी बात, जिसको अभी तक कुछ नहीं समझ में आया वो भी मेरी बात को सुने ध्यान से, राइट है? देखो इंटरफेरेंस का फेनोमेना क्या है। इंटरफेरेंस ये कहता है जब कोई भी ऐसी दो लाइट रेज जिनकी
फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट के बराबर हो, और ये एक साथ किसी मीडियम में इंटरफेयर कर रही हो, वहां पर इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। पहली लाइट वेव की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे की इंटेंसिटी I2 है, ठीक है, और वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बेटा कुछ इतनी आ जाती है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कुछ इतनी आती है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई के बराबर। दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी। यहां पर जो फाई होता है वो दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस होता है। क्लियर? यानी कि इंटरफेरेंस करवाने के लिए अपने को सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो चीज क्या है? फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस पता है तो हम करा ले जाएंगे इंटरफेरेंस, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब या तो क्वेश्चन में सीधे फेज डिफरेंस देगा या तो पाथ डिफरेंस देगा, दो ही चीज देगा, और दोनों के बीच का रिलेशन मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। फेज डिफरेंस जो होता है वो 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस के बराबर है। पाथ डिफरेंस को डेल्टा पी डेल्टा एक्स, जिससे तुम्हारा मन है तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ इन्हीं दो फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल बताया है, दैट्स इट। अगर पाथ डिफरेंस दे देगा तो उससे पहले फेज डिफरेंस निकालोगे, उसके बाद इस फॉर्मूले में लगाओगे, तब इंटेंसिटी निकल करके आएगी, राइट? ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं, सर ये पाथ डिफरेंस, अभी तक तो सर क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन था पाथ डिफरेंस, अभी तक तो क्वेश्चन में सीधे दे दिया कि भैया पाथ डिफरेंस इतने के बराबर है, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 3, लेमडा बाई 2। लेकिन सर जब नहीं गिवन होगा सर तब क्या होगा? तो सर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का थोड़ा ओरिजिनल मतलब बताइए। तो अब हम लोग ओरिजिनल मतलब की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, और मैं आपको अब ले चल रहा हूं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? सुनो मेरी बात। एक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, उस सोर्स ऑफ लाइट के सामने हम लोग एक स्क्रीन रखेंगे, उस स्क्रीन में दो छेद करेंगे, एक पर्दा टांगेंगे सफेद कलर का, उसमें दो होल कर देंगे, तो इससे यहां पर स्लिट्स फॉर्म हो जाएंगी। क्या फॉर्म हो जाएंगी? स्लिट्स फॉर्म होगी। ये पहली स्लिट है S1 और ये दूसरी स्लिट है बेटा S2। दो स्लिट्स फॉर्म हो जाएंगी, राइट? दो स्लिट्स फॉर्म हो जाएंगी, दैट इज S1 एंड S2, यानी ये दो छेद हैं जिससे लाइट रेज निकल रही होंगी, राइट? और यहां पर बेटा एक स्क्रीन लगा देंगे हम, इसी स्क्रीन पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से, गंभीरता से आप मेरी बात को सुनो, सब समझ में आएगा। इस वाले सोर्स से बोलो ढेर सारी लाइट रेज निकलेंगी, इस वाले सोर्स से ढेर सारी लाइट रेज निकल रही होंगी। जैसे ही ये लाइट रेज S1 वाली स्लिट पर पड़ेंगी, क्योंकि ये एक छेद है, खाली जगह है जहां से लाइट रेज ढेर सारी निकल सकती हैं। अब क्योंकि हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इन चीजों को वेव फ्रंट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये एक पॉइंट सोर्स है तो बोलो वेव फ्रंट, ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहा होगा। जैसे ही ये वेव फ्रंट इस पॉइंट पर बेटा इंसिडेंट होगा और यहां पर ये वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा, बोलो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है। तो यहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं इस स्लिट में, सभी से लाइट रेज निकल रही होंगी। ठीक है, इधर की तरफ भी, इधर की तरफ भी, हर डायरेक्शन में, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, हर डायरेक्शन में बेटा लाइट रेज निकल रही होंगी। ऐसे यहां भी हर डायरेक्शन में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर डायरेक्शन में लाइट रे ऐसे निकल रही होगी। ठीक है, लेकिन हर डायरेक्शन में लाइट रे हम यहां पे निकाल देंगे तो यार फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक लाइट रे यहां से निकलवा रहा हूं, यहां पे मैंने पहुंचाया एक लाइट रे, और एक लाइट रे मैं यहां की पहुंचा रहा हूं यहां पर। अब इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर ये जो दोनों लाइट रेज है वो इंटरसेक्ट कर गई, या कह लो दोनों लाइट रेज उस पॉइंट P पर बेटा मिल गई हैं। यानी उस पॉइंट P पर दोनों का अब इंटरफेरेंस हो रहा है, दोनों का इंटरफेरेंस पॉइंट P पर हो रहा है। क्लियर है? यहां P पॉइंट पर मिल रही है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो दोनों लाइट रेज आ रही हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो लाइट रेज में फेज डिफरेंस कितना है? तो फेज डिफरेंस के बारे में यार हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। फेज डिफरेंस का मतलब क्या? एंगल, यही इतना तो पता है आपको कि भाई दोनों के बीच का एंगल। पहली अगर वेव थी y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव थी a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो फेज डिफरेंस फाई के बराबर था। यही इतना तो पता है अपने को। यहां डायग्राम में फेज डिफरेंस क्या है अपने को बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर पाथ डिफरेंस निकालेंगे।
पाथ डिफरेंस हमने को साफ साफ पता है, क्या पता है, यहां से जब लाइट रे S1 पहुंची और S2 पहुंची तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये डायग्राम सिमेट्रिकल बनाया गया है, यानी जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये जानबूझ के किया गया है, ठीक है, ताकि S1 S2 तक पहुंचने में कोई पाथ डिफरेंस ना हो, कोई फेज डिफरेंस भी ना हो। ठीक है सर, आगे की बात करो सर। अब बेटा तुम मेरे को बता दो, S1 से लाइट रे P पहुंची है, S2 से लाइट रे P पहुंची है, दोनों में से ज्यादा डिस्टेंस कौन सी रे ने ट्रेवल किया है? फटाफट बताओ, दोनों में से ज्यादा डिस्टेंस किसने चला है? S1 वाली रे ने ज्यादा डिस्टेंस चला है या S2 वाली ने ज्यादा डिस्टेंस चला है? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। ज्यादा डिस्टेंस किसने चला? S1 वाले ने, S2 वाले ने? साफ साफ दिखाई पड़ रहा है भाई, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, S2 वाले ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, S2 वाले ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर S2 वाले ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो दोनों के बीच में, दोनों लाइट रेज के बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस यहां पर बेटा आ जाएगा। जब भी कभी मैं बोलता हूं ना पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस का सिंपल सा मतलब है डेल्टा पी, और डेल्टा पी का मतलब यहां पर कितना है? S2P माइनस S1P। पाथ डिफरेंस का सिंपल सा बेटा मतलब क्या है? S2P माइनस S1P। मान लो इसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो डिफरेंस कितने का हो गया भैया? 2 मीटर का, 2 मीटर का डिफरेंस है। तो ये जो S2P और S1P है, इनका जो डिफरेंस है बेटा, यही हमारा कहलाता है पाथ डिफरेंस। तो सर पाथ डिफरेंस की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? वही मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सिर्फ आप सुनो, ठीक है? क्या करना है पाथ डिफरेंस को निकालने के लिए? एक भैया यहां से एक लाइन तुम खींच लो, ठीक है, चलो डॉटेड बनाते हैं, हाँ, एक इसको बना लेते हैं और एक इसको बना लेते हैं, राइट? अगर देखो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस अगर d के बराबर है, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस अगर मैं स्मॉल d के बराबर अज्यूम कर लूं, ठीक है, तो बेटा ये आधा डिस्टेंस है d/2, ये भी आधा डिस्टेंस है d/2, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कैपिटल D के बराबर, राइट है ना? ठीक है, ये स्मॉल d है और ये कैपिटल D है। अब यहां पर हमारा अजम्पशन देखो, अजम्पशन है, ठीक है, अजम्पशंस की बात चलो अभी आगे भी कर लेंगे हम आपसे, अजम्पशंस की बात अभी थोड़ा और आगे आपसे हम करेंगे। अब अपने को यार, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है, ये भी d/2, ये भी d/2 है, ये O सेंटर वाला पॉइंट है, और सेंटर वाले पॉइंट से मान लेते हैं किसी x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है, जहां पर इंटरफेरेंस मेरे प्यारे बच्चों हो रहा है, राइट? अब सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से, पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P है, सर वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए काम करो, नामकरण करते हैं, ये S1 है, ये S2 है, ये O है, इसका नाम रख लेते हैं P, है ना, और इसका नाम रख लेते हैं यार Q। तो बेटा ट्रायंगल S2QP, इन ट्रायंगल S2QP एंड ट्रायंगल, देखो S2QP एंड ट्रायंगल S1P, तो दो PP हो गया भैया, चलो इसको R लिख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल S1RP, S1RP, राइट? अरे सिंपल सी बात है, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, बस इसी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या होता है भाई? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो S2P स्क्वायर जो है बेटा कैपिटल D स्क्वायर प्लस, देखो ये कैपिटल D है, प्लस ये डिस्टेंस जरा सोचो कितना होगा ये डिस्टेंस, क्या ये x प्लस d/2 है? तो ये बेटा ये x प्लस d/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? सिमिलरली S1P स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो दैट विल बी कैपिटल D स्क्वायर, कैपिटल D स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस, ये कितना है यार? x में से ये d/2 घटा दो इस बार, तो इट इज x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? मेरा इंटरेस्ट इनके सब्ट्रैक्शन में है,
तो आ जाइए दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जैसे घटाओगे तो बनेगा s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर विच इज इक्वल टू d से d कैंसिल हो जाएगा, x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया s2p माइनस s1p इंटू s2p प्लस s1p दैट इज इक्वल टू, ये कौन सा फॉर्मूला है याद करो जब आप बचपन में छोटे थे, है ना। हाँ क्या बात बोला है सर, बचपन में छोटे थे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बोलो a माइनस बी a प्लस बी होती है, s2p माइनस s1p s2p प्लस s1p। तो दिस विल बिकम, अब इनको जरा ध्यान से देखिए, इनको ध्यान से देखिए, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी a माइनस बी, तो जैसे ही a प्लस बी करोगे बहुत ध्यान से देख लेना क्या ये 2x आएगा बेटा, दिस प्लस दिस ऐड करो, x प्लस डी बाई टू प्लस एक्स माइनस डी बाई टू से डी बाई टू कट जाएगा। ये मत पूछना कि कैसे कटा, 12th क्लास में हो शर्म आ जाएगी। और ये देखो x प्लस डी बाई टू माइनस एक्स प्लस डी बाई टू, तो x से x कट जाएगा, डी बाई टू प्लस डी बाई टू करोगे भाई d आ जाएगा। क्लियर है, यहां से बेटा s2p माइनस s1p आएगा जो कि पाथ डिफरेंस था, यही निकालने के लिए हम इतनी कलाकारी कर भी रहे हैं। तो दिस इज 2xd अपॉन s2 प्लस s1p। ठीक है, अब आ जाओ अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या क्या है सर, अजम्पशंस है स्मॉल डी इज वेरी वेरी स्मॉल, ये जो स्मॉल डी है ये बहुत छोटा है, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस काफी कम है। कैपिटल डी जो है वो क्वाइट लार्ज है, यानी कंपैरेटिवली जो है वो लार्ज है, लेकिन वेरी वेरी लार्ज नहीं है कैपिटल डी, है ना, इससे बड़ा है, स्मॉल डी से बड़ा है, राइट। दूसरी बात ये जो x है दैट x इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, ये जो x है ये भी बहुत छोटा है, यानी ये भी बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है। अगर ये बहुत छोटा होगा, ये भी बहुत छोटा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या s2p और s1p नियरली इक्वल हो जाएंगे बेटा। अगर 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 सोच लो अगर ये स्मॉल डी बहुत छोटा है, कैपिटल ये सॉरी x जो है ये भी बहुत छोटा है, तो क्या s2p और s1p नियरली इक्वल हो जाएंगे। कितने लोग मानते हो हाँ सर, कितने लोग मानते हो हाँ सर, सही है सर, जल्दी से बताओ कितने लोग मानते हो हाँ सर सही है सर। अगर ये स्मॉल डी छोटा हो जाए, है ना, ये x भी छोटा हो जाए, कितने लोग मानते हो s2p और s1p नियरली सर सेम हो जाएगा सर। जल्दी से थम्स अप करके बता दो कितने लोग मानते हो हाँ सर सही है सर, बता दो जरा कितने लोग मानते हो। प्रकाश भाई ध्यान से सुन बेटा, प्रकाश मैंने बस ये बोला कि अगर ये स्मॉल डी छोटा है, ये x भी छोटा है, इमेजिन करो क्या s1p और s2p नियरली सेम हो जाएंगे, क्या ये दोनों नियरली सेम हो जाएंगे। क्वाइट लार्ज का मतलब है स्मॉल डी से थोड़ा बड़ा है, स्मॉल डी से थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है कैपिटल, ठीक है, ये मतलब है। अंकुर भाई करवाया तो फेज डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी करवाया है। हाँ देखते हैं भाई कितने लोग मान रहे हैं सही है। ठीक है 90% बच्चों को बात समझ में आ गई है, 10% को भी आ ही जाएगी। ठीक है, और ये भी कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, कैपिटल डी के बराबर। हाँ कैपिटल डी के बराबर, अब तो दिक्कत हो रही होगी, है ना। चलो कोई बात नहीं बता देते हैं, ये S1 है ये S2 है, दोनों स्लिट्स, ये बीच की दूरी है, और यहां से ये जो x वाली ये जो पॉइंट है ये x भी बहुत छोटा है, तो भैया ये d भी बहुत छोटा है, ये x भी बहुत छोटा है। अब जरा तुम मेरे को बताओ, ये रहा s2p, है ना, ये रहा s1p, और ये रहा कैपिटल D। अब बताओ दिस इज कैपिटल D,
ये S2P है, ये S1P है। अगर ये स्मॉल d और ये x बहुत छोटा है तो बेटा S2P नियरली इक्वल टू S1P नियरली इक्वल टू कैपिटल D हो जाएगा क्या? अब तो ऊपर वाले में आया होगा, है ना? तो अगर ऐसा है तो यार S2P माइनस S1P की जो वैल्यू है वो 2xd अपॉन S2P प्लस S1P, d प्लस d, 2 कैपिटल D आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई बेटा? xd बाई कैपिटल D। पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? xd बाई कैपिटल D। राइट है, xd बाई कैपिटल D, स्मॉल x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ठीक है, ठीक है। आज मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर का माइंड मैप लेक्चर यूट्यूब चैनल पर आ चुका होगा, 6 बजे ही आ गया होगा उम्मीद करता हूं। आप सबका आज का होमवर्क है कि आप उस लेक्चर को देखेंगे जाकर। सब लोगों को वो लेक्चर देख, सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर है बेटा वेव ऑप्टिक्स का। ये चैप्टर ऐसा है जिस चैप्टर को कम से कम आपको एग्जाम से पहले कितनी बार रिवाइज करना है? 5 बार, 10 बार नहीं, 5 बार आपको रिवाइज करना है इस चैप्टर को, वरना फिर आपको मजा नहीं आएगा, है ना? वरना मजा नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। 5 बार कम से कम आप लोगों को रिवाइज करना है, तो उसकी शुरुआत अभी से करो। माइंड मैप सीरीज आज के इस लेक्चर के जस्ट बाद अभी आप जाएंगे, उसको आप रिवाइज करेंगे उससे, तो वहां पर आपको पहले ये फील आ जाएगा। उसमें थोड़ा और अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश किया है कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव कैसे होता है, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, वहां से उसको पहले जाकर के समझिएगा। ठीक, और उसके बाद ये अभी चैप्टर तो पढ़ा ही रहे हैं, फिर इस चैप्टर का क्विक रिवीजन मैं यहां पर कराऊंगा। ठीक है, तो वो भी करना है, फिर वन शॉट लेक्चर आएगा वहां से, वो भी करना है। उसके बाद हो सकता है अगर बैच में ही अभी टाइम मिल जाएगा तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा आपको। राइट है, तो इसको थोड़ा अच्छे से जो है आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ध्यान रखना बेटा। पाथ डिफरेंस की वैल्यू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी निकल कर आ गई है। ठीक है, हाँ 5 बार, यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जरा सोचो, जरा सोचो, मैंने आपको पढ़ाया था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बेटा कंडीशन क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है? अगर पाथ डिफरेंस एन लेमडा के बराबर हो, फेज डिफरेंस आपका एन पाई के बराबर, 2n पाई के बराबर हो, है ना? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है? एन लेमडा। पाथ डिफरेंस कितना होता है? एन लेमडा। मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा ना एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू एन लेमडा। तो भाई साहब x की वैल्यू निकल आएगी n कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ x, है ना? x की ये वैल्यू निकल करके आ गई है, दैट इज n डी लेमडा अपॉन स्मॉल d। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस जगह पर हो रहा है वो सारी जगह हमको मिल चुकी है, वो सारी जगह हमको मिल चुकी है। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, किसी P पॉइंट पर इंटरफेरेंस हुआ था, है ना? P पॉइंट की सेंटर लाइन से ये जो दूरी है, यही दूरी तो x कहलाती है, राइट? वो x की वैल्यू मिल गई है क्या? n डी लेमडा बाई डी। जब n डी लेमडा बाई डी होगा तो वहां पर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि वहां पे ब्राइटनेस दिखाई पड़ रही होगी। और हम लोग को यह भी पता है, जब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तो याद करो n की वैल्यूज क्या थी? n 0 से शुरू होता है बेटा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जरा चेक करो, सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होगा बेटा? 0 पर। सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होगा भाई साहब? 0 पर, 0 पर। उसके बाद अगला कहां पर होगा? 1 रखो, दैट विल बी डी लेमडा अपॉन स्मॉल। फिर अगला कहां होगा? 2 डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। फिर अगला कहां होगा? 3 डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। एंड क्लियर है क्या? यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस जगह पर हो रहा है वो सारी जगह हमको मिल गई। यहां पर बेटा कंस्ट्रक्टिव हुआ है, फिर अगला मान लो यहां पर हुआ है, और ये डिस्टेंस कितना हो गया? डी लेमडा बाई डी। ध्यान से देख लेना, ये कितना है? डी लेमडा बाई डी।
अगला कहां से हुआ, फिर से इतनी ही दूरी पर, यहां पर फिर से कंस्ट्रक्टिव हुआ, ठीक है, ये देखो सी, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, फिर अगला यहां कहीं पर हुआ कंस्ट्रक्टिव, फिर अगला यहां कहीं पर हुआ कंस्ट्रक्टिव, ऐसे ही नीचे होगा बेटा बराबर दूरी पे कंस्ट्रक्टिव, यहां पर हुआ कंस्ट्रक्टिव, ऐसे ही यहां पर होगा कंस्ट्रक्टिव, ऐसे ही नीचे होगा कंस्ट्रक्टिव। क्लियर है? ये सारी वो पोजीशंस मिल गई जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब आ जाओ डिस्ट्रक्टिव पर, अब आ जाओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर। सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होगा सर? जब यही पाथ डिफरेंस, जब यही पाथ डिफरेंस बेटा, यही पाथ डिफरेंस जब 2n - 1 लेमडा बाई 2 के बराबर हो। याद करो, अगर n लेमडा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और 2n - 1 लेमडा बाई 2 हो जाए तो वहां पर कौन सा इंटरफेरेंस होता है भाई? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट? तो अगर यही 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 x स्मॉल d बटे कैपिटल D, अगर ये 2n - 1 लेमडा बाई 2 के बराबर हो जाए, तो यहां से x की वैल्यू जरा देखो, x की वैल्यू जरा देखो, दैट इज 2n - 1 कैपिटल D लेमडा अपॉन 2 स्मॉल d के बराबर। चेक कर लो। और ठीक है, और यहां पर n की शुरुआत कहां से होती है? 1 से, 1 2 3 एंड सो। क्लियर? यहां पर n की शुरुआत 1 से होती है। अब जरा चेक करो, अगर ये 1 रखेंगे, n की जगह हम लोग 1 रखेंगे बेटा, तो पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलो कहां होगा? पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलो कहां पर होगा? पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, चलो कमेंट करके बताओ, पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पर होगा? पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पर होगा बेटा? n बराबर 1 रखो, तो 2 - 1 यानी कि 1, डी लेमडा बाई 2d। अगर ये है डी लेमडा बाई डी, तो डी लेमडा बाई 2d क्या इसके आधे पर होगा? तो पिंक कलर से मैं दिखा रहा हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, है ना, कैपिटल डी को, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रहा है ना भाई? जल्दी से बता दो। हाँ, डार्क फ्रिंज भी कह सकते हो भाई, कह सकते हो। इसको ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, इसको डार्क फ्रिंज बोलते हैं, कह सकते हो, है ना? यस यस यस, डी लेमडा बाई 2d पर। अगला देखो बेटा कहां बनेगा, n की जगह 2 रखोगे, 4 - 1 यानी 3, 3d लेमडा बाई 2d, 3d लेमडा बाई 2d क्या यहां पर आएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगला यहां पर आएगा डिस्ट्रक्टिव, अगला यहां पर आएगा डिस्ट्रक्टिव, ऐसे ही यहां पर आएगा भैया डिस्ट्रक्टिव, यहां पर आएगा डिस्ट्रक्टिव, यहां पर आएगा इनके बीचों बीच यहां कहीं पर डिस्ट्रक्टिव। यानी कि यानी कि यानी कि पैटर्न जरा देखना, समझना जरा पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है, अगर ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है अगर, तो इस स्क्रीन पर अगर ये सेंटर वाला पॉइंट है, वो पॉइंट, ठीक है, ये सेंटर वाला पॉइंट है बेटा, तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो यहां पर होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहने का मतलब यहां पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, लाइट की इंटेंसिटी यहां पर मैक्सिमम हो जाएगी, राइट? उसके बाद अगला कंस्ट्रक्टिव यहां कहीं पर हुआ, ठीक है, यहां कहीं पर कंस्ट्रक्टिव हुआ है, फिर यहां कहीं पर कंस्ट्रक्टिव हुआ है, फिर यहां कहीं पे कंस्ट्रक्टिव हुआ है, ऐसे बराबर बराबर दूरी पे हो रहा है। यहां पर हुआ है, यहां पर हुआ है, यहां पर हुआ है, और यहां पर हुआ है। इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रहा है बेटा। यहां पर इंटेंसिटी देखो मैक्सिमम हुई, अगली बार फिर से यहां मैक्सिमम होगी, फिर अगली बार यहां पर मैक्सिमम होगी, फिर अगली बार यहां पर मैक्सिमम होगी, फिर यहां मैक्सिमम होगी, एंड सो ऑन। ऐसे ही यहां पर फिर मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम। कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा आपको इंटरफेरेंस के केस में। जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, जहां डिस्ट्रक्टिव है वहां पर इंटेंसिटी मिनिमम, फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव है, फिर डिस्ट्रक्टिव आ गया, फिर कंस्ट्रक्टिव आया, फिर डिस्ट्रक्टिव आ गया। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं
मैं लिख रहा हूं यहां पर बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पे फिर से कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, ये सब येलो वाले सारे पॉइंट्स जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। अब पिंक वाले पॉइंट्स देखो, यहां पर कौन सा डिस्ट्रक्टिव, यहां पर कौन सा डिस्ट्रक्टिव, यहां पर कौन सा भाई साहब डिस्ट्रक्टिव, यहां पर कौन सा है डिस्ट्रक्टिव। सिमिलरली यहां पर बेटा कौन सा है डिस्ट्रक्टिव, यहां पर कौन सा है डिस्ट्रक्टिव, यहां पर कौन सा है डिस्ट्रक्टिव, यहां पर कौन सा है डिस्ट्रक्टिव, यहां भी कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। देखना जरा, समझना समझना। दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये देखो सेंटर पे पहला हुआ फिर यहां पर हुआ, इनके बीच की दूरी बेटा डी लेमडा बाई डी, ठीक है। मैं अगले की दूरी तुम्हें बता रहा हूं, ये वाली डिस्टेंस बेटा कितना है, यहां से लेकर यहां दूसरा जो कंस्ट्रक्टिव हुआ था उसकी डिस्टेंस याद करो 2d लेमडा अपॉन डी के बराबर। अगला जो कंस्ट्रक्टिव हुआ था उसका डिस्टेंस कितना था बेटा 3d लेमडा अपॉन स्मॉल डी के बराबर। ऐसे ही नीचे भी डिस्टेंसेस होंगी, क्लियर। डार्क फ्रिंजेस की बात करो, जो डार्क बन रहा है जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, पहले का डिस्टेंस कितना था, ये वाला जो डिस्टेंस था, ये वाला जो डिस्टेंस था, मैं यहां दिखा रहा हूं देखो, ये वाला जो डिस्टेंस था, ये वाला, ये कितना था डी लेमडा अपॉन 2d के बराबर, इसका आधा। फिर ये देखो, ये देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना था बेटा 3d लेमडा अपॉन 2d के बराबर, ठीक है। फिर ये देखो, ये डिस्टेंस कितना है भैया, ये वाला डिस्टेंस, दैट इज 5d लेमडा अपॉन 2 के बराबर, क्लियर। तो बेटा 0 पर कंस्ट्रक्टिव है, डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी पर फिर कंस्ट्रक्टिव, 2d लेमडा बाई डी पर फिर 3d लेमडा बाई डी पर एंड सो ऑन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से उसके बीच बीच में डिस्ट्रक्टिव, यानी कि अगर इस पैटर्न को बनाया जाए तो ऐसे ब्राइट फिर बगल में डार्क, फिर ब्राइट बगल में डार्क, फिर ब्राइट बगल में डार्क, फिर ब्राइट बगल में डार्क, इक्वल डिस्टेंस होगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। बेटा इस तरीके से ऑल्टरनेट, इस तरीके से ऑल्टरनेट, ब्राइट इधर डार्क, फिर ये ब्राइट है, ये सारे ब्राइट है, और इन सभी ब्राइट्स के बीच में डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है। तो ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये पैटर्न फॉर्म होता है। इसी पैटर्न को इंटरफेरेंस पैटर्न कहा जाता है, इसी पैटर्न का नाम है इंटरफेरेंस पैटर्न। दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस पैटर्न। स्क्रीन पर कुछ ऐसा ही हमें दिखाई पड़ रहा होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा ये बनता कैसे है, राइट है। मतलब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा एक फोटो ला करके कि कैसा किस तरीके का आपको ये दिखाई पड़ेगा जब बनेगा तब, राइट। क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आई, क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई है, बोलो। तो सबसे पहले मैंने आपको पाथ डिफरेंस निकालना सिखाया है। अगर ये पाथ डिफरेंस, मैंने आपको पाथ डिफरेंस निकालना सिखाया है, अगर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करें तो दैट वाज S2P माइनस S1, ठीक है। S2P माइनस S1P की वैल्यू XD बाई कैपिटल DI है। जब ये पाथ डिफरेंस n लेमडा के बराबर है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब ये 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 के बराबर होगा तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम बिल्कुल बना लीजिए, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसी को इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहा जाता है। दिस ग्राफ इज नोन एज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हालांकि ये अभी मैं एक बार और तुम्हें बना के दिखाऊंगा, थोड़ा कंप्लीट होने दो चैप्टर, ठीक है, तब आपको और बताऊंगा। अब देखो पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आ गई, यानी सर ब्राइट फ्रिंजेस कहां कहां पर बनेगी, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जब पाथ डिफरेंस n लेमडा के बराबर होगा, पाथ डिफरेंस क्या होता है XD बाई कैपिटल डी, जब ये n लेमडा के बराबर होगा, यानी कि सर n डी लेमडा बाई स्मॉल डी पर, n डी लेमडा बाई स्मॉल डी पर, जहां पर n की वैल्यू 0 1 2 3 4 है ना। तो जरा चेक कर लीजिए, जब n की वैल्यू 0 है तो उसको नाम क्या दिया जाता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यानी किस पॉइंट की बात हो रही है, ये C वाले, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, इसको नाम दिया जाता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज,
इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, राइट। फिर बेटा जब n की वैल्यू 1 हो जाए तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहते हैं डी लेमडा बाई डी पर, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ और nth ब्राइट फ्रिंज, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कभी भी आपसे मैं बोलूं बेटा थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये है तीसरा ब्राइट फ्रिंज। तो उसके लिए n की वैल्यू कितना होगा? 3 के बराबर। n की वैल्यू कितना होगा? 3 के बराबर। यस यस यस, अंशु यादव बिल्कुल सही है। अंशु यादव ने पॉइंट पकड़ लिया है। उन्होंने कहा सर कई बार ऐसा जो है वो टीवी पर देखने को मिलता है, इस तरीके की लाइनें आती है और वो लाइनें ऐसे ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ जा रही हैं, वहां भी इंटरफेरेंस का ही खेल होता है। ठीक है, बोलो भाई, क्या क्या समझ में आया? अच्छा, कितने प्रतिशत बच्चों को बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ। देखो ये चैप्टर है यार, थोड़ा सा है दिमागी, दिमाग की कमी आप लोग के पास है, लेकिन चैप्टर थोड़ा अच्छा है, दिक्कत तो होती। तो भैया पाथ डिफरेंस अगर 2n-1 लेमडा बाई 2 के बराबर हो जाए बेटा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो दीज आर द पोजीशंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब मैं बता चुका हूं। पहला डार्क फ्रिंज कहां बनेगा? डी लेमडा बाई 2d पर। दूसरा कहां बनेगा? 3d लेमडा बाई 2d पर। ऐसे ही nth कहां बनेगा? यहां, राइट है। रिपल्स इन लेक इज नॉट एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस। वहां पर भाई वेव्स ही नहीं है, मतलब वहां इंटरफेरेंस वाला खेल नहीं हो रहा, वहां एक अलग मैटर है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, क्वेश्चन आ गया है सर, क्वेश्चन पढ़ लो सर, आप लोग सर क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं आपको समय दूंगा, दनादन आप आंसर करो। ठीक है, बिल्कुल कोई भी परेशान ना हो, जैसे आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं ना, इस चैप्टर में भी कॉन्फिडेंस दिला करके ही छोड़ेंगे भाई, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, 84% लोगों को समझ में आ रहा है, 16% जो बच्चे हैं वो कतई परेशान ना हो, आपका ऊपर वाला माला थोड़ा ढीला है मैं समझता हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये है थोड़ा चैप्टर है, थोड़ा दमदार चैप्टर है, बिल्कुल आप परेशान मत होना। ठीक है, इसको भी वैसे ही कराएंगे। ठीक है, हाँ, वेरी गुड बेटा गरिमा, वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, दनादन आंसर करिए, दनादन आंसर करिए। सर मैं पानी पी लूं? नहीं नहीं, पानी ना पियो तुम पानी मत पियो तुम। अंकुर कह रहे हैं सर ये फिजिक्स का पहला चैप्टर होना चाहिए था। अगर ये पहला चैप्टर होता तो तुम लोग क्लास 12 का फिजिक्स छोड़ के भाग जाते, हम पढ़ेंगे नहीं, भगाओ में आर्ट साइड लेना है। हाँ, इन द केस ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 and S2, there will be constructive interference at any point P if the path difference is, सिंपल है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? n+1/2 लेमडा, n लेमडा, n-1/2 लेमडा, लेमडा/2 कितना होना चाहिए? पाथ डिफरेंस जब n लेमडा के बराबर होता है तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। आइए देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चों को बात समझ में आई है। 66 यार, देख लो, ऐसी चीज में तुम लोग गलत कर देते हो तो मन करता है ये जो डंडा रखा है ना, हाँ हाँ, जब ये चीजें तुम लोग गलत करते हो ना गधों, तो डंडा रखा मन करता, बस सामने तुम होते तो हम बजा देते तुम्हें। हाँ, ऐसी चीजों को कौन गलत करता है यार? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एन लैम्डा, भाई ये तो गलत करने वाली चीज ही नहीं है गधों, इसको क्यों गलत कर दिया यार? है, ये तो आसान चीज है भाई। पायल है, अरुण है, रवि सोलंकी है, तनिष है और कोमल यादव। कोमल यादव ऑफिशियल, क्या बहुत सारे कोमल यादव हैं? फ्रिंज विथ की बात करते हैं बेटा, फ्रिंज विथ की बात करते हैं, यानी कि जरा सोचो, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज अगर कोई आपसे पूछे, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज अगर मैं आपसे पूछूं, भैया पहला ब्राइट फ्रिंज कहां पर होता है, तो पहला ब्राइट फ्रिंज हमें मिलता है डी लेमडा बाई स्मॉल डी पर बेटा। पहला ब्राइट फ्रिंज कहां मिलता है? डी लेमडा बाई स्मॉल डी पर, राइट। हाँ, दूसरा ब्राइट फ्रिंज कहां मिलता है? पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, दूसरा वाला ब्राइट फ्रिंज हमें कहां पर मिलेगा भाई साहब? सेकेंड ब्राइट फ्रिंज बेटा, दैट
इज एट 2d लैम्डा बाई स्मॉल डी, राइट? तो फ्रिंज विथ कितनी हो गई? फ्रिंज विथ को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। दैट सिंपली मींस द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस। कोई भी दो ब्राइट फ्रिंज ले लो, उनके बीच का ये जो डिस्टेंस है उसी को यार फ्रिंज विथ कहा जाता है। सो दैट इज 2d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी माइनस डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे यार डी लैम्डा बाई स्मॉल डी आएगा, यानी कि फ्रिंज विथ बीटा इज सिंपली इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। फ्रिंज विथ जो है वो कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी के बराबर होता है। ठीक है, जो मैंने यहां पर ये देखो जो पैटर्न बनाया था, ये वाला पैटर्न, इस पैटर्न में जरा आप सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं ब्राइट फ्रिंज का आपको बताना है थिकनेस, तो बेटा जरा चेक करो, ये ब्राइट है, यहां भी ब्राइट है, इनके बीच का ये जो दूरी है, ये वाला जो डिस्टेंस है, यही तो थिकनेस है। ठीक है, देखो इनके बीच का भी आप निकाल लो तो भी उतना ही आएगा, डी लेमडा बाई डी, राइट? तो दो कंस्ट्रक्टिव या कोई भी दो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच का डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूं तो यही जो है वो फ्रिंज विथ कहलाता है। दिस इज द विथ, दिस इज विथ, दिस इज विथ, दिस इज विथ, दिस इज विथ, ये सब विथ ही है, चौड़ाई है ना? क्लियर है भाई? यही कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों फ्रिंज विथ। तो आप जरा चेक कर लो फ्रिंज विथ की वैल्यू कितनी निकल करके आई है, दैट इज डी लेमडा बाई स्मॉल डी, राइट? तो फ्रिंज विथ आखिर डिपेंडेंट ऑन, मैं लिख रहा हूं फ्रिंज विथ बीटा डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। बीटा जो है फ्रिंज विथ जो है वो बेटा वेवलेंथ पर डिपेंड कर जाता है। यानी अगर कभी भी आपसे ये बात कहें कि पूरा का पूरा ये जो यंग्स डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट है इसको उठाकर किसी लिक्विड में डाल दो, कभी भी आपसे कहें, अगर हाँ कंसेक्यूटिव फ्रिंज विथ, यस सही है, सही है, किसी भी आप लिक्विड में उठाकर अगर डाल दोगे, इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट apparatus या सेटअप इज पुट इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, अगर हम लोग इस पूरे एपरेटस को किसी ऐसे लिक्विड में धर दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है, तो बेटा जो वेवलेंथ होती है भाई, किसी मीडियम में जाने पर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो म्यू टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, वेवलेंथ जो है वो म्यू टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो बेटा फ्रिंज विथ जो है दैट विल बिकम डी लेमडा अपॉन, मतलब लेमडा की जगह लेमडा बाई म्यू हो जाएगा, तो दिस विल बी डिक्रीज्ड बाई म्यू टाइम्स। यानी अगर तुमसे कभी भी ये क्वेश्चन कहें कि यार यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमने उठाकर किसी लिक्विड में डाल दिया है तो क्या होगा, तो आपको कहना चाहिए सर सब कुछ सेम होगा, इंटेंसिटी सर उतनी ही रहेगी, लेकिन जो फ्रिंज विथ है वो म्यू टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। फ्रिंज विथ जो है वो म्यू टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, राइट है? म्यू टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? जरा प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धनाधन आंसर करो। चलो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज इज गिवन बाय, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंज के बीच की जो दूरी है उसी को फ्रिंज विथ कहा जाता है। आपसे यही पूछ रहे हैं आखिर फ्रिंज विथ की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज फ्रिंज विथ? एक से एक देखो आशिक आते हैं चैट में। हाँ पीयूष भाई स्वागत है आपका। एक से एक आशिक आते हैं, पहले से जो है सब इनके मन में खुद ही जो है सब कुछ प्री डिसाइडेड है। हाँ, सामने वाले से कोई मतलब नहीं है, सब पहले से डिसाइडेड है। ठीक है, ठीक है, इसमें आप स्वयं जो है खुश हो सकते हैं, है ना? दूर से आराम से बैठ के आप सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलेगा। हाँ, पहले से जो है ऐसे ऐसे आशिक आ जाएंगे कि वो जो है पहले ही डिसाइड कर लेंगे ये मेरी गर्लफ्रेंड वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, खुश है, सही है, दूर से ही सही है।
इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। बेटा फ्रिंज विथ की बात कर रहा है। फ्रिंज विथ क्या होता है यार? डी लेमडा बाई डी, यही है ना भाई, डी लेमडा बाई डी। चेक कर लो, डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, तो डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, पहला वाला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल चकाचक सही है। 58% लोगों ने सही किया है, बाकी गधे हैं भैया तुम लोग यार। 21% लोगों, अबे मतलब क्या बताएं यार हम। कैपिटल डी और स्मॉल डी मल्टीप्लाई में है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहां डिवाइड में था, भरा है दिमाग में एकदम। ये लो शैलेंद्र पांडे सर पहले रैंक पे आ गए हैं। अरे वाह सर वाह, खुद ही सर पढ़ाते हो सर, खुद ही आंसर दे देते हो, ये बढ़िया है। हाँ रवि सोलंकी है, जागृति पांडे है, पांडे लोगों ने देखो दबदबा बना रखा है लीडर बोर्ड में। और ये आरती गुप्ता है और ये शाहिना शाहिना है, ये 2 बार शाहिना है, दिक्कत नहीं है आंसर, लेकिन इन्होंने एकदम चकाचक दे दिया। अनुराधा बेटा ये गलती नहीं है, ये पाप है। गलती और पाप में अंतर समझो। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर सही आता है और आपसे गलती से बी दब गया, गलती से सी दब गया, तो ये गलती नहीं है, ये पाप है। इसको पाप की संज्ञा दी गई है शास्त्रों में। हाँ चलो, यहां पर बता रहे फ्रिंज विथ में कि अगर यंग डबल एक्सपेरिमेंट को उठा के किसी लिक्विड में डालेंगे तो फ्रिंज विथ जो है वो म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ये शुद्ध लैंग्वेज के साथ आपको यहां पर मैंने लिखकर दे दिया है। राइट है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर प्रश्न है, कह रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, सोर्स जो है वो व्हाइट लाइट का है, व्हाइट लाइट का है। वन ऑफ द होल्स इज कवर्ड, होल्स का मतलब यहां पर स्लिट है भैया, ठीक है। कह रहे एक स्लिट को रेड फिल्टर लगा दिया, फिल्टर लगाते हो ना वैसे ही, एनदर बाई ब्लू फिल्टर, एक पे लाल फिल्टर लगाया, एक पे नीला फिल्टर लगाया हमने। अब हमसे कह रहे हैं इन दिस केस देयर शैल बी ऑल्टरनेट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रेड एंड ब्लू। कह रहे रेड और ब्लू का अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। देयर शैल बी एन इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर द रेड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ ब्लू। कह रहे रेड का अलग बनेगा, ब्लू का अलग बनेगा। देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न, या देयर शैल बी नो देयर शैल बी एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रेड मिक्सिंग विद द ब्लू। कह रहे रेड और ब्लू जो है सब मिक्स हो जाएगा और इंटरफेरेंस का पैटर्न बनाएगा। आंसर करो जरा तो। अलीशा कैसा एग्जाम हुआ बेटा? अबे ये जितनी आशिकी सूझ रही है ना, ब्लॉक हो जाएगा तो फिर यही बस, सर हमको प्लीज अनब्लॉक करा दो सर, हमसे गलती हो गई सर, हमारे मुंह से गलती से निकल गया था, फिर यही करते नजर आओगे। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। देखे हो ना वो वाला मीम, सर हमसे गलती हो गई थी, हमारे मुंह से निकल गया था, बस फिर यही करोगे। और जो अब ब्लॉक हो रहा है ना चैट से, डाउट से, परमानेंट ब्लॉक हो रहा है। बहुत सारे बच्चे बेटा परेशान है इस चीज को लेकर के कि सर अभी तक मैं ब्लॉक्ड हूं सर, 1 महीना हो गया सर, अनब्लॉक नहीं हो पा रहा हूं। हाँ बेटा, एक तरफ से रेड फिल्टर लगाया, एक तरफ ब्लू फिल्टर लगाया है। अब आपको बताना है, अब आपको बताना है स्वप्निल, वेरी गुड वेरी गुड। अब आपको बताना बेटा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस होने की नेसेसरी कंडीशन यही थी, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। जब तुम रेड और ब्लू कर दोगे तो वेवलेंथ भी अलग हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगा, इसलिए कोई इंटरफेरेंस भाई साहब वहां पर नहीं होगा, ठीक है। 16% लोग सही हैं, बाकी लोग समझ ही रहे हैं आप लोग। सुमित गौर है, उत्कर्ष राठी है, बड़े दिन बाद दिख रहे हैं। और ये इल्मा खान है ना, LLMA लिखा है या ILMA लिखा है, डाउट है, कोई बात नहीं। इल्मा खान है, और ये CDT है ना, पीयूष साहब है, और इधर ये अभिषेक साहब है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एट अ प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज गिवन बाय, जिस जगह पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो। हाँ कोमल बेटा पापा हो गया नहीं, पाप हो गया, पापा नहीं पाप, पाप
यहां भी तुमसे पाप हो गया, लिखने में भी। द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एट द प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज गिवन बाई। जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो वहां पर आपसे कह रहे हैं, वहां पर आपसे कह रहे हैं पाथ डिफरेंस कितना होता है, मल्टीपल ऑफ लेमडा, मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू। जल्दी से बता दो। कोई नहीं, कोई नहीं, भावनाओं को समझ रहे हैं हम तुम्हारे। जल्दी से आंसर करो। अरे हो गया, हो गया, हो गया। तो भैया पाथ डिफरेंस अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जगह पर पूछ रहे हैं तो वो ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू होता है, क्योंकि पाथ डिफरेंस का हमने फॉर्मूला क्या निकाला, दैट इज 2n-1 लेमडा बाई टू। ठीक है, 2n-1 लेमडा बाई टू का मतलब ही हो गया ऑड मल्टीपल। ठीक है, 2n-1 का मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ व्हाट, लेमडा बाई टू। तो डी ऑप्शन हमारा चकाचक सही है। 30% लोगों का सही है। शैलेंद्र पांडे सर फिर से पहले नंबर पर आ गए हैं। मोहक भी है, नहीं नहीं, महक भी है, पायल है, गुरप्रीत कौर है और विकास शुक्ला है। इस बार देखो कन्याओं ने अपना जो है वो दबदबा बना रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोमल कह रही है सर आज जो है पूरी रात भर पढ़ा डालिए सर आज। तो ऐसा भी एक क्लास होना चाहिए, है ना, ऐसा भी एक क्लास होना चाहिए 12 घंटे का बैच में। बोलो कैसा रहेगा? 12 घंटे का एक क्लास बैच में होना चाहिए, शाम को 7 बजे शुरू करें, सुबह 7 बजे तक। सही रहेगा ना? जल्दी बताओ। 12 घंटे का। चलो भैया, अभी ये सब ये जो बउआ छाप क्वेश्चन थे ये आप लोगों के लिए थे, ठीक है। हाँ, ये बउआ छाप क्वेश्चन आप लोगों ने किया है वो भी गलत कर दिया गधों। अब थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ गए हैं तो ये मेरे लिए हैं, आइए इनको देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट नहीं डबल स्लिट है, मिसप्रिंट हो गया है। द टू पैरेलल स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट। कह रहे हैं दो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 mm के बराबर है। स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, यानी कैपिटल डी की दूरी भी 1 मीटर के बराबर है। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यू। 500 नैनोमीटर अगर लाइट का वेवलेंथ है, फ्रिंज सेपरेशन यानी फ्रिंज विथ बेटा पूछ रहे हैं। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत ही एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन है। फ्रिंज विथ डी लेमडा बाई डी, इसको लगाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत के साथ आएगा ये आंसर। और वेवलेंथ की वैल्यू है भैया 500 नैनोमीटर 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई स्मॉल डी दैट इज 1 mm। 1 mm में भाई साहब 10⁻³ का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्ट होएगा मीटर में। ठीक है, बस 5 इंटू 10⁻, देखो ये बनेगा 10⁻⁷ और ये ऊपर जाएगा बनाएगा 10⁻⁻, इतने मीटर के बराबर। ठीक है ना? यस, यस, यस। बहुत कठिन प्रश्न के साथ एक बच्चे ने, पता है, एक बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, कह रहा है सर आप जो है आसान वाले क्वेश्चन आप खुद कर देते हैं और जो टफ वाले क्वेश्चन है सर वो आप होमवर्क में दे देते हैं, है ना। हाँ, तो यार सही है ना, पेपर भी तो तुम्ही को देना है कि हमें देना है? वैसे मैं ऐसा करता नहीं हूं, ये उस बच्चे की अपनी भावना थी, लेकिन मैंने उससे यही कहा, हमका भाई पेपर भी तो तुम्ही को देना है तो टफ तुम्ही कर लो, ज्यादा अच्छा है ना। बहुत हार्ड क्वेश्चन था, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, डी लेमडा बाई डी। ठीक, देखो होमवर्क वाले जो भी मैं क्वेश्चन देता हूं ना यार, होमवर्क वाले क्वेश्चन जानबूझ के रखे जाते हैं किसी एक इंटेंशन से, है ना, किसी एक इंटेंशन से रखता हूं। अगर होमवर्क में दिया है तो तुम्हें लगाना जरूर चाहिए, राइट है। हाँ। अगला देखो, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर, 630 नैनोमीटर का लेजर लाइट है बेटा, वेवलेंथ पता है। इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ अ स्लिट प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन व्हिच ब्राइट फ्रिंज आर सेपरेटेड बाय दिस।
ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो सेपरेशन है यानी फ्रिंज विथ जो है वो 8.1 mm के बराबर है। तो हमसे कह रहे हैं द सेकेंड लाइट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय दिस। कह रहे हैं एक दूसरा लाइट हमने यूज किया है जिससे जो फ्रिंज विथ आया वो 7.2 mm के बराबर आया है। कह रहे हैं उसके लिए वेवलेंथ बता दो, उसके लिए वेवलेंथ बता दो। ये फिर से ब्रह्मांड का एक बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया है। और फ्रिंज विथ जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो डी लेमडा बाई स्मॉल डी होता है। अल्टीमेटली फ्रिंज विथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो इसका मतलब ये रहा बीटा डैश अपॉन बीटा जो है वो लेमडा डैश अपॉन लेमडा के बराबर हो जाएगा। बीटा डैश की वैल्यू है 7.2, इसकी वैल्यू है 8.1, दैट इज इक्वल टू लेमडा डैश अपने को निकालना है और लेमडा की वैल्यू है 630 नैनोमीटर। जब बात रेशियो की ही हो रही है तो हम यूनिट्स में काहे को टेंशन लें, हम काहे को टेंशन ले, है ना, काहे को टेंशन ले। तो भाई साहब लेमडा डैश की वैल्यू आ गई है 630 मल्टीप्लाइड बाई 7.2 डिवाइडेड बाई 8.1। ये शायद 9 के पहाड़े में आता है। हाँ 9 9 सत्ते 63। लेमडा डैश आ गया कितना 560 नैनोमीटर के बराबर। ये वेवलेंथ बेटा निकल आया। क्लियर है ना? बोलो यार कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तुम लोग जल्दी से बताओ क्या ये बात एकदम क्लियर है? क्लियर है ना? अगला देखो, येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। येलो लाइट है जिसका वेवलेंथ बेटा 6000 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, प्रोड्यूसेस अ फ्रिंज विथ, उसने फ्रिंज विथ प्रोड्यूस किया है 0.8 mm के बराबर इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। व्हाट विल बी द फ्रिंज विथ इफ द लाइट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ। कह रहे हैं कि फ्रिंज विथ क्या होगी सेकंड केस में, कह रहे हैं कि फ्रिंज विथ क्या होगी अगर हम 7500 मतलब वेवलेंथ अगर 7500 एंगस्ट्रॉम का यूज कर लेंगे तब क्या होगा। यार सेम क्वेश्चन है यार, इसको मैं करूंगा नहीं, टफ तो बहुत है लेकिन करोगे तुम ही, ठीक है। बीटा डैश अपॉन बीटा जो है वो लेमडा डैश अपॉन लेमडा हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज है यार, सेम चीज है। हाँ सेम चीज है, राइट। 90% लोगों को मामला चकाचक चल रहा है, ठीक है ठीक। अगला देखो, अगला देखो, बातचीत करो बंद और जरा क्वेश्चन देखो। एक आध अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा है यार, ये क्या है। In Young's double slit experiment, the width of the fringe obtained with the light of wavelength this is this. Calculate the fringe width if the entire apparatus is immersed in liquid medium of refractive index 1.33. कह रहा है कि अगर पूरे के पूरे सेटअप को किसी लिक्विड में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है तो फ्रिंज विथ क्या होगी। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया ही है। फ्रिंज विथ जो है वो बीटा अपॉन म्यू टाइम्स हो जाएगी, यानी कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतने टाइम्स वो डिक्रीज हो जाएगी। पहले बेटा फ्रिंज विथ कितनी थी, 2 mm के बराबर, ठीक है, 2 mm के बराबर थी। अभी वो कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन 1.33 mm के बराबर। 2 और 1.3 को डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत मेहनत का काम है, इसलिए मैं इसको तुरंत जो है डिवाइड कर रहा हूं। तो 2 डिवाइडेड बाई 1.33, ये आंसर आ जाएगा 1.5 mm के बराबर, राइट है। 1.5 mm, ये भी यार सिंपल है, सीबीएसई का तुम्हारा आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाँ ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। In Young's double slit experiment, red light of wavelength 6000 angstrom is used and nth bright fringe is obtained at point P on the screen. Keeping the same setting, the source is replaced by green light. देखो, जब 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट हमने यूज किया था तो nth ब्राइट फ्रिंज बना था, ठीक है। nth ब्राइट फ्रिंज वहां पर बन गया था किसी पॉइंट P पर, nth ब्राइट फ्रिंज एट पॉइंट P, P पॉइंट पर nth ब्राइट फ्रिंज बना था। कह रहे सेटिंग वही है सब, ठीक है। सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ग्रीन लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम। कह रहे इस बार सोर्स सब कुछ सेम है, अपरेटस पूरा सेम है, 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट यूज कर लिया है और अब उसकी जगह पर n+1th ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, ठीक है। कह रहे इज ऑब्टेन्ड एट द पॉइंट P, उसी P पॉइंट पर
जो है n+1th ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। जब 6000 एंगस्ट्रॉम यूज किया nth ब्राइट फ्रिंज बना है, जब 5000 यूज किया तो n+1th ब्राइट फ्रिंज बना है सेम प्लेस पर। बेटा nth ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस होता है क्या वो n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d होता है बेटा? nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस ये होता है, राइट है। और जब n+1th बना है, क्योंकि बना तो एक ही जगह पर है, तो वो n+1 d लैम्डा बाई d होगा, तो ये d लैम्डा डैश हो जाएगा। बोलो यार, जरा सोचो इसका nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज n d लैम्डा बाई d। इसके n+1th का डिस्टेंस कितना होगा? n+1 d लैम्डा डैश अपॉन d। लेकिन बना तो p ही पॉइंट पर है, तो दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएंगी। d से d उड़ाओ, कैपिटल D से कैपिटल D उड़ाओ, तो ये बेटा कितना बना? n इंटू 6000 इज इक्वल टू n+1 इंटू 5000। तीनों जीरो से तीनों जीरो हो गए, 6n इज इक्वल टू 5n+5 बन गया बेटा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 के बराबर। क्या आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? क्या आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? जिस जगह पर एक वेवलेंथ का nth ब्राइट फ्रिंज बना है, उसी जगह पर दूसरे वेवलेंथ का n+1th ब्राइट फ्रिंज बना है। सेम प्लेस, अगर प्लेस सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा। बोलो यार, सही है ना? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। यस यस यस। नेक्स्ट देखो, अब ये थोड़ा प्यारा क्वेश्चन, ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मजा आएगी तुम्हें करने में। है ये भी आसान है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात, अच्छा क्वेश्चन है। बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स, एक बीम ऑफ लाइट है तो उसमें दो वेवलेंथ्स है, 800 नैनोमीटर और 600 नैनोमीटर, इज यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड। स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल डी है, कैपिटल डी की वैल्यू है 1.4 मीटर अवे। इफ द टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय दिस, स्मॉल डी होता है ना, दो स्लिट के बीच का दूरी, ये है 0.28 mm के बराबर। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ द टू वेवलेंथ्स कोइंसाइड। देखो सुन, कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। एक बात समझो, ये मानो स्क्रीन है, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बेटा कहां पर होती है? इस जगह पर, यहां पर सेंट्रल ब्राइट होती है भाई, यहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है। अब हमसे ये कह रहा है इफ द टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय दिस, कैलकुलेट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ द टू वेवलेंथ्स कोइंसाइड। यानी दोनों का ब्राइट फ्रिंज जहां पर सबसे पहली बार कोइंसाइड। जरा सोचो, जो 800 नैनोमीटर वाला है, मान लो इसका nth ब्राइट फ्रिंज यहां पर बना, 800 नैनोमीटर वाले का, ये देखो 800 नैनोमीटर वाले का मान लेते हैं, 800 नैनोमीटर वाले का बेटा यहां पर nth ब्राइट फ्रिंज बना, ठीक है। उसी सेम जगह पर अगर 600 नैनोमीटर वाले का, देखो 600 नैनोमीटर वाले का nth ब्राइट फ्रिंज सेम जगह पर तो बन नहीं सकता। बोलो, ब्राइट फ्रिंज अगर बन रहा है और वेवलेंथ अलग है तो सेम प्लेस पर अब इसका nth तो नहीं बन सकता, राइट है, सेम nth तो नहीं बन सकता। अगर इसका nth ब्राइट फ्रिंज है और आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो बेटा इसका n+1th ले लो, है ना। इसका nth ब्राइट फ्रिंज है तो इसका n+1th ब्राइट फ्रिंज ले लो अगर मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि इसका 4th ब्राइट फ्रिंज उसके 6th ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड कर रहा हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें डिस्टेंस कितनी चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस तभी पॉसिबल है ना कि जब इसका 3rd ब्राइट फ्रिंज हो तो उसका 4th हो, इसका 5th हो तो उसका 6th हो, इसका 7th हो तो उसका 8th हो। बोलो यार, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब एक का nth हो और दूसरे का n+1th ब्राइट फ्रिंज हो। यानी अल्टीमेटली इस जगह पर दोनों का ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो गया है।
बेटा ये डिस्टेंस मैं इधर से भी निकालूंगा, यही डिस्टेंस मैं इधर से भी निकालूंगा, इसके nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस उसके n+1th ब्राइट फ्रिंज के बराबर बोलो हो जाएगा। ठीक है, तो xn जो है वो xn+1 के बराबर हो जाएगा। राइट है, इसका nth ब्राइट फ्रिंज xn लिख रहा हूं और इसका xn+1 यानी n+1th ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड एक ही पॉइंट पर कर जाएगा। कैसे निकलेगा भैया? nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस होता है बेटा d लैम्डा बाई d। राइट, तो यहां पर क्या है n+1 d लैम्डा डैश, d लैम्डा डैश अपॉन स्मॉल d। जरा चेक कर लो, ना तो स्मॉल d में कोई चेंज किया गया, ना तो कैपिटल D में कोई चेंज किया गया, जो भी चेंज हुआ वो सिर्फ वेवलेंथ में हुआ है। राइट है, इधर 800 नैनोमीटर वाली, उधर 600 नैनोमीटर वाला मैंने लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों n इंटू 800 नैनोमीटर इज इक्वल टू n+1 इंटू 600 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ चुका है, ये तुम्हारे बोर्ड में भी आ चुका है। 8n इज इक्वल टू 6n+6, इसको इधर ले आएंगे तो ये बनेगा 2n इज इक्वल टू 6, यानी n की वैल्यू बेटा कितनी निकल करके आ गई है 3 के बराबर। यानी कि इसका थर्ड ब्राइट फ्रिंज उसके फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के साथ अगर कोइंसाइड कर जाएगा तो दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। मेरे प्यारे बच्चों क्या ये समझ में आया? हमसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, ये बताओ डिस्टेंस कितना होगा। तो आ जाओ निकाल के बता देते हैं। xn इज इक्वल टू एन डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। तो n की वैल्यू कितनी है भैया? थर्ड ब्राइट फ्रिंज है। राइट है, कैपिटल D की वैल्यू कितनी है? कैपिटल D की वैल्यू कितनी है? 1.4 मीटर। वेवलेंथ किसका है? देखो n बराबर 3 किसके लिए आया है? 800 नैनोमीटर वाले के लिए, तो वेवलेंथ भी हम 800 नैनोमीटर का लेंगे भाई। 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना है? 0.28 इंटू 10 की पावर -3 के बराबर। सही है, तो इसको इससे हम काटेंगे, वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। ठीक है, और ये बना भैया 5 या 15 इंटू 8 इंटू 10 की पावर, बेटा -9 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -7 होगा, ये ऊपर जाएगा, इसको ये -4 बना देगा। ठीक है, ये कितना बना भैया? 15 चौका 60, 60 दूना 120, 120 इंटू 10 की पावर -4 मीटर के बराबर। ठीक है, यानी कि 1.2 अगर मैं लिख रहा हूं, मैंने इधर 100 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, इंटू 10 की पावर -मीटर के बराबर। क्लियर है? ये आ गया हमारा, ये इतना हमारा निकल कर के आ गया है। ठीक है, 120 mm आ जाएगा, या फिर ठीक है, मतलब 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। बोलो क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये आपको समझ में आया है? आज जब आप सभी लोग माइंड मैप वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको एटलीस्ट ये स्टार्टिंग वाली ये जो चीजें हैं ना, ये थोड़ा अच्छे से एक बार आपकी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार आपसे पूछूंगा कि आपने माइंड मैप लेक्चर देखा या नहीं देखा। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आपको वो सारी चीजें वहां पर मैंने समझा रखा है। क्लियर है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाते हैं डाउट की बात करते हैं। सर n-1 होगा ना लेफ्ट में? ठीक है, अगर तुम इधर n-1 करना चाहते हो तो इधर n कर लेना, इसका nth इसके n-1th के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लो, हमारा मन है तो। हाँ, n-1 हो सकता है। सर पहले क्वेश्चन की भावनाएं कैसी समझी जाएंगी, मतलब पता कैसे चलेगा? वो ही फॉर्मूला लगाना है। आर्यन बेटा, जब क्वेश्चन में ना I1 और I2 के बारे में कुछ भी ना कहा जाए, पता ही ना चले कि I1 I2 का क्या खेल करना है, सिर्फ वहां फेज डिफरेंस दे रहा है या पाथ डिफरेंस दे रहा है, तो वहां पे हम ऐसा मान सकते हैं कि I1 I2 के बराबर है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इतने इजी क्यों नहीं होते? जैसा आप समझाते हैं उसके बाद तो इजी लगता है, एग्जाम में पता चलता है। आज फिजिक्स का एग्जाम, डार्क नाइट साहब कहते हैं, देखो बेटा जब कोई टीचर पढ़ाता है ना, तो टीचर क्वेश्चन, कोई भी एक्सपीरियंस टीचर जब होता है तो अगले क्वेश्चन में क्या आने वाला है वो उसकी बात पहले से कर रहा होता है, वो आपको उन चीजों से पहले से कनेक्टेड रखता है। तब आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको इजी लगता है, अरे ये तो अभी जस्ट पहले सर ने बताया था। राइट,
तो ये एक टीचर की कलाकारी होती है। एक एक्सपीरियंस टीचर हमेशा इसी तरीके से एक सीक्वेंस से ही आपको पढ़ाता है, और आगे की चीज जो आने वाली है, ठीक है, उसके लिए पीछे से पहले से वो कनेक्टेड रखता है। ठीक, लेकिन जब आप खुद एग्जाम में बैठते हो या आप खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो वहां पर ये कनेक्शन बनाने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए आपको दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप जूझते रहोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अत्री सिंह, वेरी गुड बेटा। सर 10 की पावर 3 क्यों कैसे आया? कैसे आया है जरा तो? कहां 10 की पावर -3 दिख रहा है? अच्छा ये mm है बेटा। कैसी बात करते हो यार तुम लोग। mm है, मिलीमीटर है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और 10 से डिवाइड करेंगे, और मीटर में ले जाओगे 100 से और करेंगे, 10 की पावर -3 आ जाएगा। सुमित कह रहे हैं सर जी किस बुक से क्वेश्चन कराते हो? बेटा एस एल अरोरा से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा देते हैं। इसके अलावा और जो आपकी बुक्स आती हैं उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है वो करा देते हैं। कोई एक बुक अगर आप तगड़े से कर डालो ना भाई, तो और कोई कोई किताब लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे को बार बार मैसेज करते हो, सर ये वाला सही है सर, अनसॉल्व पेपर, या वो वाला सही है सर, सैंपल पेपर की ये बुक ले लें कि वो ले लें। भाई कोई भी ले लो, तुम सब में सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी ले लो उठा के तुम, ठीक है। इवन अगर आप सिर्फ अपनी एस एल अरोरा को ही थॉरोली कर डालोगे ना भाई, तो तुम्हारा काम वहीं से बन जाए, वहीं से बन जाएगा। राइट है? हाँ हाँ, डेल्टा एक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा पी डेल्टा एक्स एक ही है। व्हाट इज रेड एंड ब्लू फिल्टर? अबे रेड कलर का वो पन्नी नहीं आती है, स्लिट के ऊपर रेड कलर की पन्नी चिपका दो, उधर ब्लू कलर की पन्नी चिपका दो, मेला में मिलती है, आजकल मेला का समय है? अच्छा, पीयूष भाई साहब की दिल की बड़ी तमन्ना है। पीयूष कह रहे हैं सर आप जरा एक बार सर पोल करवा दो। ठीक है, आपका ये पोल मुझे को अच्छा लगा। तो सभी लोग जरा बताओ यार, आप में से कितने बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, कितने बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड के हैं, कितने बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड के हैं, और कितने बच्चे हैं जो अदर बोर्ड्स के हैं? एक मोटा मोटा एक आइडिया लग जाएगा। जल्दी से बता दो भाई, इनको भी जो है कि भी आत्मा को शांति मिलेगी है। हाँ बेटा बिल्कुल। एनसीईआरटी देखो इनफ नहीं कह सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में नंबर ऑफ एग्जांपल्स बहुत कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस है। तो यार जब चलना आएगा नहीं तो दौड़ा कैसे देंगे हम आपको? इसलिए पहले आसान आसान वाले क्वेश्चंस भी बेटा करवाना पड़ता है। राइट? आसान आसान जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वही तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे छोटे छोटे क्वेश्चन से ही। जब बार बार वही क्वेश्चन लगाओगे तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। राइट है? जल्दी से ए बी सी डी में से जल्दी से आंसर कर दो, फिर आज का लेक्चर ओवर करते हैं। आज का लेक्चर फिर ओवर करते हैं। ए बी सी या फिर डी। चलो ये तो मैंने आपको क्या करा दिया ना, कराया 800 600 12 mm आ रहा था अपना। हाँ ठीक है, यही तो है 12 mm। 12 mm, ठीक है। 1 मीटर में 1000 mm होता है भाई, वो मैंने यहाँ दे रखा है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन ये वाला भी है, वर्क में कर लेना। हाँ जी, कहाँ गया भाई तुम्हारा सीबीएस? गायब हो गया? हाँ ये रहा, सीबीएसई यूपी बिहार। ठीक है, आंसर ए मैंने मान लिया है, सीबीएसई बोर्ड वाले। ठीक है, देखो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे लगभग लगभग 68% 67% बच्चे जो है वो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं। अपने यूपी बोर्ड के भी हैं भैया 9% के आसपास बच्चे मान लो। बिहार बोर्ड के भी लगभग 8% बच्चे हैं। 15% बच्चे जो है बाकी स्टेट बोर्ड के हैं। ठीक है, हाँ, यस, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सभी बोर्ड के बच्चों के लिए ये बैच बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, ये मेरी गारंटी है। बस जैसे मैं बता रहा हूं तुम वैसे एज इट इज मेरे प्यारे बच्चों करते रहो। बस जितना मैंने पढ़ाया है ना, वहां पे ये दिमाग मत लगाना शैलेन सर ने ये ज्यादा पढ़ा दिया, शैलेन सर ने ये कम पढ़ा दिया।
जो मैंने पढ़ाया है वो तुम्हें 100% पढ़ना ही पढ़ना है। अगर मैंने एक्स्ट्रा भी कोई एक आध चीज दो चीज कराई है कहीं पर तो सोच समझ के कराया है, वो तुम्हें करना ही करना है, उसको पूरी तरीके से करो। इवन जो एक आध चीज और तुम एक्स्ट्रा अगर कहीं तुम्हारा मन हो पढ़ सकते हो तो पढ़ भी सकते हो, कोई इतना वो इशू नहीं है। कोई एक आध चीज ज्यादा पढ़ लोगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो मैंने कराया है ना वो कई बार ऐसा है कि आउट ऑफ द सिलेबस है, उसके बाद भी पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने उसको तुम्हें करा दिया। अभी जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, किसी एक क्लास में बाद में बता देंगे, ऑप्टिकल फाइबर भी एक हल्का सा टॉपिक है जरा सा, ठीक है, वो भी अभी कराना। मेरे दिमाग में सब है भाई, कहीं पे अगर मैंने कोई चीज छोड़ी है ना तो मेरे दिमाग में है, जब आगे अभी रिवीजन में टाइम आएगा तो मैं वो भी करवा दूंगा, राइट है। चलिए खैर, हम लोग आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, यहीं तक रखते हैं। अभी हालांकि कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्या क्वेश्चंस कुछ है नहीं, ये वाला होमवर्क में आपको मैंने दे ही दिया है, ठीक है, सोल्यूशन भी इसका दिया है, आप ट्राई करेंगे। उसके बाद सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, बाकी ये होमवर्क के क्वेश्चन है तुम्हारे। ये क्लास आपकी अल्टीमेटली ओवर ही हो गई है, सिर्फ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बचा है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी को करवा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगली क्लास में अभी इन टॉपिक्स के बारे में और डिस्कशन होगा, और क्वेश्चंस के साथ हम लोग घुसेंगे इसके डेप्थ में, तब आपको और ज्यादा जो है आपके दिमाग में क्लैरिटी बनेगी इस चैप्टर। ये चैप्टर बेटा है ही है टेढ़ा, तो आज आप सबका होमवर्क है, माइंड मैप सीरीज को जाएंगे, देखेंगे, कमेंट करेंगे, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। मिलते हैं भाई साहब अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, है ना, जय श्री राम, राम राम, राधे राधे। अगली क्लास में मिलेंगे, जाइए खाना वाना खाइए मस्ती से, और माइंड मैप लेक्चर देखना ना भूलना। पता चला खाना खाओ 1 किलो और उसके बाद सो जाओ।